तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट के लिए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सरसों काल की अवधि है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष तक, बी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, सी ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष तक और डी ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष तक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी ऑप्शन, जन्म से 2 वर्ष तक। सरसों काल की अवधि है 0 से 2 वर्ष तक होती है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। डिटेल में यहाँ पे है कि सरसों काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का 2 नंबर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी संवेदी गतिक। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 से 7 वर्ष के जो बीच का एक बच्चा है वो किस अवस्था में है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की है, जो निम्न है। पहला संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है। फोर्थ है हम लोगों का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 16 वर्ष है। 12 से 18 वर्ष भी कहीं पर दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, विकास डैश से फिर डैश की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी ऑप्शन है जटिल से कठिन की ओर, सी ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, डी ऑप्शन है साधारण से आसान की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पे है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरणार्थ जैसे कि नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। तो ये हो गई हम लोगों की कौन सी अवस्था? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 4th नंबर। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों की वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? देखते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, डी है सहयोगात्मक अधिगम। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सहयोग देना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है डिटेल में। सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा प्रगति की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए सहयोग का बहुत ही बड़ा रोल होता है बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित करने में। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है अनुकूलन, बी ऑप्शन है आत्मसातीकरण, सी ऑप्शन है समायोजन, डी ऑप्शन है अहम केंद्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट पेपर में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समायोजन। कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। यहाँ पे डिटेल में दिया गया हो, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। अर्थात हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर कोई स्कीमा बन जाती है तो उसमें बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर उस स्कीमा में समायोजन करना पड़ता है।
तब जाकर हमारी स्कीमा में परिवर्तन होता है। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय फिर डैश अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, देखते हैं हम लोग। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ए ऑप्शन है अहम केंद्रित व सामाजिकृत, बी है सामाजिकृत व अहम केंद्रित, सी ऑप्शन है जीववादी व सामाजिकृत, डी ऑप्शन है परिपक्व अपरिपक्व। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सामाजिकृत व अहम केंद्रित। यानी कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या है कि बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है, वह अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता है। यानी कि बच्चा जो अपनी इच्छा को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, और बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करता है, उसमें अहम केंद्रित की भावना अधिक होती है। ओके, मध्य बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है हम लोगों का 7 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है यहाँ पे? ए ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बी ऑप्शन है बच्चों का एक कोने में बैठना, सी ऑप्शन है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, डी ऑप्शन है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए हस्तपरक विधियाँ। ये बहुत ही बेस्ट आंसर है इसके लिए, बाकी के 3 ऑप्शन अनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे कि बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसके लिए इसके निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं यहाँ पे देखते हैं कि बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, बालक की शिक्षा उद्देश्य परक हो, और बालक की योग्यता रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन हो। यानी कि बालक जो है अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन कर सकता है। और 4th नंबर है रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण। 5 नंबर है पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण। ये बहुत ही आसान हो जाता है कि पाठ्यक्रम जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण ग्रहण किया जाए। तो इससे क्या होता है कि बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है, और ये सब इसके सिद्धांत दिए गए हैं। ओके, 8 नंबर है हम लोगों का कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्थानिक, बी शारीरिक गतिबोधक, सी संगीत में, डी क्या है भाषाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों को वैसे इजीली पता चल गया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे हम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा संगीत में, क्योंकि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा था। इसका मतलब कि राघव को संगीत में बहुत ही इंटरेस्ट है, इसीलिए कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीत में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ओके, यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। गार्डनर के बहुल बुद्धि सिद्धांत में यह संगीतिक बुद्धि है। क्या है कि गार्डनर के बहुल बुद्धि सिद्धांत में यह संगीतिक बुद्धि है। इस बुद्धि में तार तत्व यानी कि पिच तथा लय रिदम को सही सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीत की सामर्थ्य एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ओके गाइज, नेक्स्ट है हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक, क्या ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, नीतिपरक, बी लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती, सी शिक्षाप्रदी, डी सही दृष्टिकोण वाला। तो ये सही दृष्टिकोण वाला तो कोई आंसर ये करेक्ट होगा नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती, क्योंकि शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के ही गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, जो ये जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। ओके, यहाँ पर डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह लिंग रूढ़वादिता
यानी कि पक्षपाती दर्शाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बिना पक्षपात किए सभी को समान रूप से शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का 10th नंबर। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को फिर डैश के अनुरूप बदलना है। तो हमें किसके अनुरूप बदलना है? समावेशी शिक्षा क्या मानती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बच्चे या व्यवस्था, व्यवस्था या बच्चे, परिवेश या परिवार, डी ऑप्शन बच्चे व परिवेश। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवस्था व बच्चे। यानी कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ओके, देखते हैं यहाँ पे एक बार। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। किसके अनुरूप होनी चाहिए? बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके लिए उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। ये समावेशी शिक्षा के लक्षण है कि उनको एक समान शिक्षा देनी चाहिए तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयोगी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का 11 नंबर। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका है? तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सी है सुगमकर्ता की, डी है निर्देशक की। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सुगमकर्ता की। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे बालक उनके संपर्क में रहकर अपनी समस्याओं को बिना संकोच के कह सके। बालक उनसे अपनी समस्याओं को कहने में कोई संकोच ना करे। ओके, इसलिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए। नेक्स्ट है हम लोगों का 12 नंबर। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो यहाँ पे निगेटिव हम लोगों को देखना है। ए ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, सी ऑप्शन है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, डी ऑप्शन है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो यही होगा कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान, तो ये हम लोगों की प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं होती हैं। बट इसमें नॉट पूछा है तो सी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एक मिनट डिटेल में क्या है। यहाँ पे है कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो लगातार उच्च स्तर का कार्य निष्पादन किसी भी सामान्य प्रयास के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है, यानी कि नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो ए ऑप्शन है हम लोगों का यहाँ पे, क्या हम लोगों का ए ऑप्शन अंतर्दृष्टि संभावित दंड, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं व इच्छाएं, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य, डी ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो हम लोगों को आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा कि अंतर्निहित संभावित दंड। ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, डिटेल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है कि अंतर्निहित संभावित दंड। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक नैतिक विकास 3 सोपानों के अंतर्गत होता है। कौन कौन से 3 सोपान है यहाँ पे देखते हैं। आत्मकेंद्रित निर्णय, इसमें बालक अपनी इच्छा अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद से हटकर किसी भी नियम का परवाह नहीं करते हैं, यानी कि बच्चे खुद ही निर्णय लेते हैं, उन्हें किसी की
या अपनी इच्छा अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद सेट के किसी भी नियम की परवाह नहीं करते हैं। सेकंड है हम लोगों का दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें बालक का नैतिक व्यवहार दंड आज्ञा पालन से निर्धारित व संचालित होता है। इसमें क्या होता है कि बालक का नैतिक व्यवहार दंड या आज्ञा पालन से निर्धारित व संचालित होता है। थर्ड है हम लोगों का यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इस स्तर पर बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। ओके, तो आप लोग डिटेल में एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 14 नंबर हम लोगों का शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता, जो सीखने वाला होता है अधिगमकर्ता। तो शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए तो क्या चाहिए, ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 4 कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। सी ऑप्शन है कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना। और डी ऑप्शन है बाध करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे डिटेल में क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता वाले कक्षा में अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जब अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध होंगी तभी बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि बालक के बुद्धि रुचि योग्यताओं आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। जब उसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी तो बालक की बुद्धि रुचि योग्यता आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वो अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है बच्चा। तो इसे अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे नोट पूछा है कि कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि पहला ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। डी ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का निगेटिव यहाँ पूछा जाएगा, तो डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है। ओके, 16 नंबर है हम लोगों का, देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो कौन सा आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, ए ऑप्शन आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए। और बी ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। और डी ऑप्शन है हम लोगों का कि आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ये तो हम लोगों का करेक्ट होगा ही नहीं, बिल्कुल किसी भी दृष्टि से ये करेक्ट नहीं हो सकता डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें शिक्षक के बारे में बच्चे के बारे में कोई बात नहीं की गई है जो बच्चे के हित में हो। तो यहाँ पे हम लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। डिटेल में हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, क्या है यहाँ पे कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, जिससे बालक अपने अंदर की कमियों को जान सके तथा उसे दूर कर सके। आकलन प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का कार्य करें। तो ये बहुत ही सर्वोत्तम विधि है कि आकलन शिक्षण में अंतर्निहित प्रक्रिया है, जिससे बालक अपने अंदर की कमियों को जान सके और उसे दूर कर सके। ये आकलन फीडबैक का कार्य करें यानी कि प्रतिपुष्टि का। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का 17 नंबर। क्या है 17 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। ए ऑप्शन अपसारी चिंतन, बी ऑप्शन अभिसारी चिंतन, सी ऑप्शन सामवेगिक चिंतन, डी ऑप्शन अहमवादी चिंतन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है हम लोगों के पेपर में, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन होता है वो हम लोगों का पॉजिटिव चिंतन है, मतलब वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखते हैं अपसारी चिंतन के बारे में क्या दिया हुआ है कि अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। यह बहुत ही अच्छा चिंतन माना गया है कि अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी और एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे जली माचिस से भी लोग तरह तरह के होम डेकोरेटर बना लेते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ से नई चीज़ का निर्माण करना। ओके, तो ये सृजनात्मक बालक के लक्षण होते हैं। तो ये होता है अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है हम लोगों का 18 नंबर, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का, देखते हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं से के माध्यम से सीखते हैं। और बी ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। सी ऑप्शन है, बच्चे के चिंतन को तब समझा जाता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। और डी ऑप्शन है हम लोगों का, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया से। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे है कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे भी प्रभावित होता है। इसीलिए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का 19 नंबर, क्या है कि बच्चे, फिर ऑप्शन है यहाँ पे, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। सी ऑप्शन है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिससे बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। और डी ऑप्शन है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, उनमें किसी भी चीज़ के को जानने के लिए उनमें जिज्ञासा होती है। तो बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डिटेल में एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। शुरू में शिशु तत्कालिक प्रत्यक्षीकृत वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं करता है, फिर धीरे धीरे इन व्यवहारों को आत्मसात करते हुए विकसित होता है। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे ही व्यवहारों को आत्मसात करते हुए विकसित होता है। ओके, 20 नंबर है हम लोगों का क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बी ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। सी ऑप्शन है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड ना देता हो, तब बच्चे त्रुटियां करते हैं। और डी ऑप्शन है हम लोगों का, डी ऑप्शन क्या है हम लोगों का कि बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। क्योंकि जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे उससे कुछ सीखेंगे नहीं। तो जितना ही बच्चे गलतियां करेंगे उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो ये हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। ओके,
जय हिंद। तो देखते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन क्या एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि सीखने के द्वारा गलतियाँ करने से ये बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का। ओके, जिसके अनुसार बच्चे त्रुटि करते हैं और जब बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। ओके, इसीलिए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग मानी जाती हैं। ओके, तो यहीं पे हम लोगों की क्लास समाप्त होती है। कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।